हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों, आज हम MPS 002 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समस्या एवं सिद्धांत। दोस्तों, ये जो कुछ सवाल है, मैंने कुछ 10 ऐसे सवाल रखे हैं जिसकी पूरी संभावना है अगस्त 2022 के प्रश्न पत्र में उन सवालों के आने की, जहां मैंने 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर का गहन विश्लेषण करने के बाद कुछ ऐसे सवाल निकाले हैं तो पूरी संभावना है उनके आपके पेपर में आने की। तो आइए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले को सवाल आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में यथार्थवादी तथा नव यथार्थवादी उपागम की चर्चा कीजिए, या व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने इसके अंत की कड़ी को नहीं जोड़ा, सिर्फ बीच का मटेरियल ही रखा हुआ है और शुरुआत का, जो कि आप इससे अच्छे से समझ सकते हो कि ये सवाल क्या पूछा जाने वाला है। हालांकि सवाल ऐसा भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में सिर्फ यथार्थवादी उपागम के बारे में बताइए, तो आप सिर्फ उसमें यथार्थवादी लिख देना। अगर आपको दोनों ही याद है, नव यथार्थवादी भी और यथार्थवादी भी, तो आप वो भी लिख सकते हो। यकीन मानिए, गलत कुछ नहीं होगा उसके अंदर। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में उदारवादी तथा नव उदारवादी अध्ययन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के कुछ उपागम होते हैं। उपागम का अर्थ आप दृष्टिकोण से भी ले सकते हैं। हालांकि अगर दोनों को देखा जाए, उपागम और दृष्टिकोण को, तो इनका कुछ सूक्ष्म अध्ययन करा जाए तो इनके अर्थ अलग अलग दिखते हैं, मगर मोटे तौर पर आप उपागम और दृष्टिकोण को एक ही तौर पे ले सकते हो। पहला आता है उदारवादी और दूसरा आता है नव उदारवादी। अब उदारवादी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद का मतलब है दोस्तों कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, जो व्यापार करना चाहता है, जो सामंजस्य बनाना रखना चाहता है, जो एक भाईचारा रखना चाहता है। और इसी तरह दोस्तों, नव उदारवादी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये कहते हैं कि जो राज्य है, राष्ट्र है, वो आपस में शक्ति संघर्ष में संलिप्त नहीं है, वो व्यापार की दृष्टि से है। और नव उदारवाद से ही दोस्तों पूंजीवाद है, नव उदारवाद से ही आपका WTO है, नव उदारवाद से ही आपका IMF है, जो विभिन्न प्रकार के देशों को आर्थिक ऋण देता है जिससे कि वो अपना व्यापार करें, और जो राष्ट्र हैं वो शक्ति में ना रहकर व्यापार की दृष्टि से अपने आप को और ऊंचा से ऊंचा उठाएं। अब बात कर लेते हैं यथार्थवादी और नव यथार्थवादी की। तो नव यथार्थवादी कहते हैं कि व्यक्ति एक स्वार्थी प्राणी है, व्यक्ति हमेशा शक्ति संघर्ष करने में रहता है। और इसी के साथ नव यथार्थवादी कहते हैं कि जो राष्ट्रीय राज्य है वो एक अराजकतावादी व्यवस्था में रहते हैं। जो राष्ट्रीय राज्य है वो आपसी शक्ति संघर्ष करते रहते हैं, युद्ध की संभावना उनके बीच रहती है। मिसाइल, सैनिक क्षमता, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी भावना उनके अंदर रहती है। तो कभी भी युद्ध होने की संभावना इनके बीच रहती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अराजक व्यवस्था है। अराजक व्यवस्था का दोस्तों मतलब है कि जहां पर उनको संभालने की कोई लगाम ना हो। घोड़ा होता है, घोड़े की लगाम होती है, लगाम खींचोगे वो रुक जाएगा, भागेगा नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि युद्ध हो जाता है तो उसकी लगाम किसके हाथ में है? किसी के हाथ में भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अब आप बात कर सकते हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो अमेरिका के पक्ष में ही बात करता है, और जो शक्तिशाली देश है उसी का वो गुलाम बन चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी इतना कारगर तरीके से होने वाले युद्ध को नहीं रोक सकता। अभी हाल फिलहाल में जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, तो क्या अभी तक उसे कोई रोक पाया? संयुक्त राष्ट्र संघ के होने के बावजूद भी, मगर लगातार चल रहा है ना। तो इसलिए दोस्तों, ये जो वर्तमान व्यवस्था है ये एक नव यथार्थवादी व्यवस्था है, और दूसरी तरफ ये वर्तमान व्यवस्था नव उदारवादी व्यवस्था है, क्योंकि हम इसी वक्त अलग राष्ट्रीय युद्ध के अंदर भी संलिप्त हैं, और इसी वक्त राष्ट्रीय कुछ व्यापार की दृष्टि से भी अपने व्यापार को आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, यहाँ पर आपको नारीवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब नारीवाद क्या बोलती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब अध्ययन हुआ तो उसमें आप नारीवाद को भूल गए, मतलब आप महिलाओं को भूल गए। महिलाओं की क्या भागीदारी थी वो कहीं किसी को याद ही नहीं रहा। जब बात आती है मनुष्य की, जैसे कि मॉर्गेंथु जब बात करता है मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है,
तो मनुष्य का मतलब उसका आदमी से होता है, मेल से होता है। जब उदारवादी बोलता है कि मनुष्य एक व्यापारी प्राणी है, एक विवेकशील प्राणी है, तो इसका भी मतलब उसका मनुष्य एक आदमी से होता है। नारी को तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई दर्जा ही नहीं मिला, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ये बताता है कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य भी होना चाहिए। महिलाओं की पूरी भागीदारी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने में, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में भी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महिलाओं की पूर्ण रूप से भागीदारी है। इसी को देखते हुए दोस्तों, एक एन टिकनर नाम से एक महिला नारीवादी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, जो हंस मॉर्गेंथ्यू के जो यथार्थवादी विचारक है, हंस मॉर्गेंथ्यू, इसके 6 प्रिंसिपल्स की आलोचना करती है और अपने 6 प्रिंसिपल्स देती है कि नारीवाद भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरी तरह से भागीदार है। आगे जब मैं इनका आंसर दूंगा तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही दे रहा हूं कि आप इनके प्रश्नों के अर्थ तो समझ लें। दूसरी तरफ बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की, भूमंडलीकरण की अवधारणा। आपके विचार में राष्ट्र राज्य संप्रभु सत्ता पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है? दोस्तों, वैश्वीकरण बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। अपने स्कूल टाइम से आप वैश्वीकरण के बारे में सीखते आए हो, पढ़ते आए हो, लिखते आए हो। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। आपके विचार में राष्ट्रीय राज्य संप्रभु सत्ता पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है? दोस्तों, राष्ट्रीय राज्य संप्रभुत्व क्या? दोस्तों, अभी जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे थे तो ये उससे रिलेटेड है। अगर ये सवाल इसमें आ गया तो उसमें भी आ सकता है, और अगर उसमें नहीं आया तो उसमें जरूर आएगा, क्योंकि ये है ही अभी इतना महत्वपूर्ण मुद्दा कि राष्ट्रीय राज्य की संप्रभु सत्ता को भूमंडलीकरण ने हकीकत में काफी प्रभावित किया है। यहाँ आप नकारात्मक तौर पर भी लिख सकते हो और इसके सकारात्मक तौर पर भी लिख सकते हो, मगर जब आप इसका अंत करोगे तो आपको इसके अंदर सकारात्मकता का पक्ष ज्यादा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वैश्वीकरण के बदौलत राष्ट्रीय राज्य कमजोर नहीं हुआ है, राष्ट्रीय राज्य आज ज्यादा मजबूत हो गया है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत राष्ट्र और ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरह प्रौद्योगिकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी किस तरह राष्ट्रीय राज्य की संप्रभु सत्ता को और बेहतर से बेहतर बनाती जा रही है। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ आपको इसके प्रश्न का अर्थ ही समझा रहा हूँ, इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। आंसर मैं आपको इसका अच्छे से अगली वीडियो में समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। वो एक लंबी वीडियो होगी, आप उस वीडियो को देखकर, मात्र देखने से ही अपने पेपर को देने चले जाइए। जो जो मैं शब्द बोलूँगा उसको अच्छे से सुनने के बाद उसको अपने अंदर उतार लीजिए और अपने पेपर को अच्छे से करके आइए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा पेपर करके आ सकते हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाई रखिएगा दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका है? देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर होता है। हम जब जापान को देखते हैं, हम जब चाइना को देखते हैं और अमेरिका को देखते हैं, हम उनसे उनकी प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं और हम अपने यहाँ से कच्चा माल का निर्यात करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के आपको इसके अंदर संबंध बताने हैं कि किस तरह आपसी देश दूसरे देशों पर अंत निर्भर है प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्रों में। यहाँ पर आप विज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा के बारे में बात कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के देशों से बौद्धिक संपदा वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो दूसरे राष्ट्र जाते हैं। तो ये भी एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को बढ़ाता है, ऐसे कि इंजीनियर और मेडिकल करने के लिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आपको इस प्रश्न का अर्थ समझाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न 6 की, विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता और सफलताएं। यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति में किस तरह सफल हुआ और किस तरह असफल हुआ। असफल, ये अभी जो करंट का दौर चल रहा है, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया, यूक्रेन और रशिया का, आप इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और सफलताएं आप ये दिखा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ पृथ्वी को, धरती को
स्वर्ग ना बना सका, लेकिन वो इसे नर्क भी नहीं बनने दे सकता। तो यहाँ से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो और कुछ सफलताएं लिख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शांति सेनाओं के माध्यम से किस तरह संयुक्त राष्ट्र के अंदर सफलता को अपने बनाए रखा, अपनी प्रासंगिकता को वो अभी भी बनाए रखा हुआ है। जब मैं इसका आंसर दूंगा तो आप इसको विस्तार स्वरूप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम सिर्फ यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनके प्रश्न को समझते हुए चल रहे हैं। अब आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, वैश्विक पर्यावरण संकट में उत्तर दक्षिण विभाजन। वैश्विक पर्यावरण संकट, मौजूदा संकट जो चल रहा है दोस्तों, पर्यावरण संकट है, हाल ही की घटना है, हाल ही के ये मुद्दे हैं। और उत्तर दक्षिण विभाजन आपको पता ही है, 12वीं क्लास से आप पढ़ते जा रहे हो सांझी संपदा के बारे में और इसकी अलग अलग जिम्मेदारियां। दोस्तों उत्तर ने अपना अंधाधुंध विकास कर चुका है और दक्षिण अब विकास की कगार पर है, विकासरत है। और अब आ गया है मुद्दा पर्यावरण संकट का कि जब दक्षिण अपना विकास कर रहा है तो उससे होने वाला पोल्यूशन पर्यावरण को संकट में डाल रहा है। और उत्तर यानी कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, समझौते लगा रहे हैं कि आप अपने विकास को मत बढ़ाइए। हालांकि ज़्यादा हर्जाना तो उत्तर के देशों को भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने अपने विकास को इतना तीव्र गति से बढ़ाया कि सारे पर्यावरण को वो संकट में डाल चुका है और दक्षिण पर वो अब प्रतिबंध लगा रहा है। तो जब आप इसके सवाल का जवाब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण संकट में उत्तर दक्षिण विभाजन क्या है। यहाँ पे इसके सवाल को ऐसे जोड़ सकते हैं कि विभाजन का मुद्दा क्या है, मसला क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है, और इसके बारे में अच्छे से उल्लेख कीजिए। ये इस तरह के सवाल कुछ बन सकते हैं। दोस्तों अभी जो वर्तमान में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है वो प्रश्न नंबर 8वें से संबंधित है। वो है शरणार्थी सुरक्षा वर्तमान परिदृश्य। इसे शरणार्थी संकट भी बोला जा सकता है, शरणार्थी सुरक्षा भी बोला जा सकता है। या संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह शरणार्थी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, महत्वपूर्ण योजनाएं बना रहा है। या विश्व स्तर पर अभी कोरोना पैंडेमिक के बाद जो शरणार्थी एकदम से अलग अलग देशों से बाहर निकल कर आए, जो सीमाओं पे रह रहे हैं, उनका क्या भविष्य है, उनको कौन देखेगा, क्योंकि राज्य उन शरणार्थियों को अपने राज्य की अंतर्गत सीमाओं में नहीं ले रहे और वो सीमाओं के ऊपर है। ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों पर दबाव बना सकता कि आप इन शरणार्थियों को अपने राज्य की सीमाओं के अंदर पनाह दें। तो इसलिए वर्तमान स्तर पर शरणार्थियों का मुद्दा एक विवादास्पद मुद्दा है। तो इसकी पूरी संभावना है दोस्तों ये सवाल आने की। बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9 की, संजातीयता शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है? दोस्तों ये सीधी सी बात है। संजातीय का मतलब होता है एथनिसिटी, यानी कि कुछ एक ही तरह के लोग जिनकी भाषा, जिनका अपना सांप्रदाय, धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति एक ही होते हैं, उन्हें सांप्रदाय संजातीयता कहा जाता है। और ये हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नंबर 10 की। मैंने यहाँ दोस्तों नंबर 10 के अंदर कुछ शॉर्ट नोट्स के तौर पर, जिसको आप शॉर्ट आंसर लिख कर आएंगे, उसके बारे में यहाँ बताया है। कुछ ऐसे 5 टॉपिक इम्पोर्टेंट है बहुत आपके परीक्षा की दृष्टि से, जिसकी आने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले 10वें का एक टॉपिक के अंदर आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला टॉपिक है दोस्तों सतत विकास और पर्यावरण। यहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एंड इन्वायरमेंटल के बारे में जानेंगे। सतत विकास का मतलब दोस्तों सीधा सा अर्थ है कि यदि ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाए और ऐसे संसाधनों को भी बचा के रखना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके। हमें अभी अपने संसाधनों को नष्ट नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ी उनको उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल ही ना कर सके। तो इस तरह हमें अपने संसाधनों को बचाना है। और पर्यावरण दोस्तों आपको पता ही है कि किस तरह समय समय पर पर्यावरण के मुद्दे चल रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, सम्मेलन और शिखर वार्ताएं होती रहती है। जो भी इस वक्त करंट पर शिखर वार्ता और सम्मेलन हुआ है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं।
अब आता है दोस्तों स्वयं निर्धारण, आत्मनिर्णय का अधिकार। यहाँ पर आपको दोस्तों आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में बात करनी पड़ेगी कि किस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ ने आत्मनिर्णय का अधिकार विभिन्न राष्ट्रों को दिया, जो अपनी एक स्वयं की पहचान बना सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो दोस्तों विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले जब आप इसके आंसर को लिखने जाएंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि अभी सर्वमान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कोई एक परिभाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने के लिए इसकी विशेषता, इसके लक्षण और इसके प्रकारों को समझना पहले आवश्यक है। फिर आप इसकी विशेषता लिख सकते हैं, इसके लक्षण और आतंकवाद के प्रकारों के बारे में यहाँ पर विस्तार स्वरूप लिख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन, जैसे अब ये गैर सरकारी संगठन, ये इसके अंदर ये यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये मानव अधिकार से संबंधित है या फिर ये पर्यावरण से संबंधित है या फिर ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ यहाँ पर आपको बताना है कि गैर सरकारी संगठन किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हैं और उनकी क्या भूमिका है। तो दोस्तों गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार से भी जुड़े हैं, पर्यावरण संकट से भी जुड़े हुए हैं, जो अपनी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। मैं इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के आखिरी टॉपिक की, वो है मानव सुरक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर ज़्यादातर दोस्तों सवाल करंट से पूछा जा रहा है। ये जो जितने भी मैंने 10 सवाल बताए हैं ये सारे करंट ही हैं, जो हाल की घटनाओं को अपने अंदर उजागर किए हुए हैं। मानव सुरक्षा दोस्तों, मानव सुरक्षा दो प्रकार से सुरक्षा है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत के अंदर हमें मानव सुरक्षा के बारे में लिखना है। मानव की हर तरह से सुरक्षा हो जाए, यही मानव सुरक्षा है। और विस्तार से इसके जवाब के लिए मैं आपको आगे इसका आंसर बताऊंगा और इसको मैं आपका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों ये मेरा चैनल है रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस बुक्स। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को देखिए मत, आप साथ के साथ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं MPS 3 और MPS 4 की वीडियो भी बनाऊँगा जल्द से जल्द। धन्यवाद।